प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ब्रह्म समाज की बात की, राजा राममोहन राय की चर्चा की। हमने देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे शख्सियतों की भी चर्चा की। हमने ब्रह्म समाज, उसके योगदान, ब्रह्म समाज की शिक्षाएं, ब्रह्म समाज के विभाजन, तमाम मुद्दों पर बड़ी गहराई के साथ में चर्चा करी है। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ विशेष संस्थाओं के ऊपर जो है वो चर्चा करने जा रहा हूं। वो संस्थाएं, चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे वो संस्था विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वेद समाज हो, वो संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, और साथ में यंग बंगाल आंदोलन के ऊपर भी इस वीडियो के अंदर जो है मैं चर्चा कर रहा हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी और हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, जिनके द्वारा चलाया गया यंग बंगाल का मूवमेंट हो, विद्यार्थियों ध्यान दें, यंग बंगाल का आंदोलन हो, इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा अपने आज के इस वीडियो के अंदर, इन चारों चीजों के ऊपर चर्चा जो है वो होने वाली है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूं, कुछ शख्सियतों का जिक्र करा रहा हूं प्रार्थना समाज पढ़ाने से पहले। पहला जो हमारा शीर्षक है प्रार्थना समाज। विद्यार्थियों ध्यान दें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जिसकी मैं चर्चा करता हूं, इसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक शख्सियत जिसका जिक्र यहां पर कर रहा हूं, केशव चंद्र सेन। विद्यार्थियों, ये केशव चंद्र सेन, जिनकी पिक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, ये केशव चंद्र सेन है। लेकिन ये केशव चंद्र सेन, विद्यार्थियों ध्यान देना, ये कौन है? ये केशव चंद्र सेन है। लेकिन केशव चंद्र सेन के साथ इस वीडियो में मैं आपको एक पिक्चर और दिखा रहा हूं, और वो पिक्चर आपको दिखा रहा हूं महादेव गोविंद रानाडे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, महादेव गोविंद रानाडे, ये पिक्चर जो आपके सामने यहां पर आई है, ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं, विद्यार्थियों ध्यान दें, ये पिक्चर है महादेव गोविंद रानाडे। ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है महादेव गोविंद रानाडे। आपको जानकारी हो, ये पिक्चर महादेव गोविंद रानाडे की है। और महादेव गोविंद रानाडे के बाद एक तीसरी पिक्चर मैं आपके सामने और यहां पर ले रहा हूं, और वो तीसरी पिक्चर मैं ले रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आत्माराम पांडुरंग की पिक्चर। वो आत्माराम पांडुरंग की पिक्चर मैं यहां पर ले रहा हूं आपके सामने। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये तीसरी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है आत्माराम जी पांडुरंग। आत्माराम जी पांडुरंग, ये तीन पिक्चर मैंने आपके सामने यहां पर ली है। ध्यान देना, पहली पिक्चर के अंदर मैंने केशव चंद्र सेन के दर्शन आपको कराए, महादेव गोविंद रानाडे के दर्शन आप लोगों ने किए, और तीसरी पिक्चर में आप आत्माराम जी पांडुरंग के दर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, केशव चंद्र सेन वही जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। 1865 में विभाजन के बाद ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बने, और बाद में चूंकि 1872 के ब्रह्म विवाह कानून का उल्लंघन कर 1878 में इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया, और तब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी टूट गया, और शिवनाथ शास्त्री और आनंद बोस जैसे लोगों ने अलग ब्रह्म समाज बना दिया। लेकिन विद्यार्थियों, इन्हीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, आपको जानकारी हो, इन्हीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, विद्यार्थियों, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, इन्हीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कहते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलकर, वैसे महादेव गोविंद रानाडे की बात चली है तो ये समाज सुधार आंदोलन में भी जाने जाते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। और जब महादेव गोविंद रानाडे की बात चले तो मैं आपको बता दूं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, और इन्हें पश्चिमी भारत के अंदर, ध्यान देना, पश्चिमी भारत के अंदर इनको सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे को हम पश्चिमी भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं।
महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा रामजी पांडुरंग। विद्यार्थियों ध्यान दें, इन दोनों शख्सियतों ने मिलकर, महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा रामजी पांडुरंग, इन दोनों शख्सियतों ने मिलकर और एक संस्था बनाई थी, और वो संस्था जिसका नाम था प्रार्थना समाज। वैसे कोई भी संस्था आप रूढ़िवादी कुरीतियों में पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि रूढ़िवादी कुरीतियों का ये हर संस्था ने जो है वो विरोध किया था। 1867 के अंदर, अब चूंकि महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? बंबई। तो बंबई के अंदर, आज की तारीख में वो मुंबई बन गया, लेकिन उसी बंबई के अंदर 1867 में, ध्यान देना, 1867 के अंदर बंबई के अंदर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 के अंदर इन्होंने बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की। आप तो एक ट्रिक याद कर लो, महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते हैं, महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते हैं, महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते हैं। याद हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई, नाम था प्रार्थना समाज। कहां पर बनाई? बंबई में बनाई। विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज कलकत्ता में बना, प्रार्थना समाज बंबई में बना, और आगे वेद समाज आएगा मद्रास में बना। ध्यान दें, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, भारत के 3 महानगर। आपको जानकारी हो, महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते हैं, महादेव जी की प्रार्थना आत्मा से करते हैं। और इसके लिए प्रेरणा किसने दी? केशव जी ने दी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 के अंदर बंबई के अंदर इन्होंने कौन सी संस्था बनाई? प्रार्थना समाज बनाई। लेकिन विद्यार्थियों, प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने कई सारे प्रयास किए। केशव चंद्र सेन की जो पिक्चर देख रहे हैं, मुझे लगता है केशव चंद्र सेन की पिक्चर अब आपके जो है वो दिमाग के अंदर आ गई होगी। प्रार्थना समाज जिसकी चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं, आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, ये प्रार्थना समाज जो आप देख रहे हैं, ये प्रार्थना समाज जो आप देख रहे हैं, इस प्रार्थना समाज के माध्यम से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रार्थना समाज के माध्यम से कहते हैं कि रूढ़िवादी कुरीतियों का विरोध किया गया। इस प्रार्थना समाज के माध्यम से जाति प्रथा उन्मूलन का प्रयास किया गया। जाति प्रथा उन्मूलन का प्रयास वो भी इस प्रार्थना समाज के माध्यम से किया गया। यानी कुल मिला के इस प्रार्थना समाज के माध्यम से बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे प्रयास जो है वो किए गए। विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। वैसे विधवा पुनर्विवाह का कानून 1856 में जब आया तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया, ये हम आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अब आपको प्रार्थना समाज समझ में आया होगा। देखिए, राजा राममोहन राय तो बड़े विस्तार से पढ़ा, हम महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद भी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उन पे आपको एक एक वीडियो अलग मिलेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती पे और स्वामी विवेकानंद पर। विद्यार्थियों, महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा रामजी पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर 1867 में बंबई में एक संस्था बनाई जिसका नाम था प्रार्थना समाज। विद्यार्थियों, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यह संस्था बनी। महिला शिक्षा पर बल दिया, रूढ़िवादी कुरीतियों का विरोध किया, जाति प्रथा उन्मूलन का प्रयास किया। आपको ध्यान हो, यह संस्था जो है वो यहां पर बनी। लेकिन मैं दूसरी कड़ी के अंदर आपको लेकर आ रहा हूं, और दूसरी कड़ी के अंदर जब मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूं, वेद समाज। गौर करिए, मैं वेद समाज की बात कर रहा हूं। और जब मैं वेद समाज की बात करता हूं, मैं आपको फिर से एक पिक्चर दिखा रहा हूं, और वो पिक्चर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो। वैसे वेद समाज की बात अगर करते हैं तो पिक्चर आपने चूंकि देख रखी है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, आपको ध्यान हो, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीधरलू नायडू। श्रीधरलू नायडू। और श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज, देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में,
लेकिन वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू ने कहां पर की? मद्रास के अंदर की। और कब की? 1864 के अंदर की। विद्यार्थियों, 1864 के अंदर मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू ने की। और मैं आपको बता दूं, रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास के विरोध में इस संगठन ने आवाज उठाई और 1871 के बाद इस संस्था का नाम, वैसे तो संस्था 1864 में बनी, लेकिन 1871 के बाद इस संस्था का नाम पड़ गया दक्षिणी ब्रह्म समाज। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है, क्योंकि मद्रास दक्षिण भारत में है ना, तो दक्षिणी ब्रह्म समाज के नाम से भी 1871 के बाद इस संगठन को जाना गया। विद्यार्थियों, वेद समाज की स्थापना 1864 के अंदर केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्रीधरलू नायडू ने की थी। मद्रास के अंदर यह संगठन है, 1864 में स्थापना हुई, 1871 में इसका नाम दक्षिणी ब्रह्म समाज जो है वो पड़ गया। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात, तीसरे नंबर पे जिस संगठन की, जिस संस्था की चर्चा मैं करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, तीसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, विद्यार्थियों ध्यान दें, थियोसॉफिकल सोसाइटी तीसरे नंबर पे जिस संगठन की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आपको जानकारी हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वैसे इस शब्द के अंदर एक शब्द आया है थियोसॉफी, थियोसॉफी, और थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। विद्यार्थियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। इस संस्था की स्थापना भारत में नहीं, भारत से 7 समंदर पार 1875 के अंदर इस संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की। विद्यार्थियों, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने, मैडम ब्लावत्स्की, ध्यान दें, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर, और आपको जानकारी हो, इस संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क के अंदर की, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर की, और इस संस्था की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर की। और आपको जानकारी हो, 1875 के अंदर इस संस्था की स्थापना हुई। कहां पर हुई? न्यूयॉर्क के अंदर हुई। लेकिन 1882 के अंदर इस संस्था का मुख्यालय ट्रांसफर हो गया और इस मुख्य संस्था का मुख्यालय भारत के अंदर मद्रास के पास एक जगह है, चेन्नई के पास एक जगह है अडयार, उस अडयार जगह के ऊपर इस संस्था का मुख्यालय ट्रांसफर हो गया। 1888 के अंदर इस संस्था की सदस्य एक महिला बनी और वो महिला आयरलैंड से बिलोंग करती थी। आयरलैंड की रहने वाली एक महिला इस संस्था की सदस्य बनी। और विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, उस शख्सियत का नाम क्या था? एनी बिसेंट। उस शख्सियत का नाम क्या था? एनी बिसेंट। देखिए, 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी। 1882 में अडयार मद्रास के अंदर इसका कार्यालय स्थापित हुआ। 1888 में आयरलैंड की एनी बिसेंट इसकी सदस्य बनी। आपको फिर एक पिक्चर दिखा रहा हूं एनी बिसेंट महोदया की। आपको जानकारी हो, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को भूलिए मत, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी है। आपको जानकारी हो, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी है। आपको बता दूं, एनी बिसेंट कहते हैं कि 1888 के अंदर एनी बिसेंट जो आयरलैंड से बिलोंग करती है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 के अंदर इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की वर्कर के तौर पर 1893 के अंदर आपको जानकारी हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की वर्कर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में एनी बिसेंट भारत आई। एनी बिसेंट का भारत आगमन 1893 के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, एनी बिसेंट, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये आयरलैंड से बिलोंग करती है। और ये एनी बिसेंट जो मैं आपको आगे
जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे 1917 का जो 1916-17 में जो होम रूल आंदोलन चला, वो होम रूल आंदोलन भी आयरलैंड की ही कल्पना थी। तो आयरलैंड से ही वो आंदोलन का बेसिक जो है वो आयरलैंड का ही है और ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो भारत में भी इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता भी रही बाद में, और 1917 के अंदर कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की जब ये अध्यक्षा बनी तो विद्यार्थियों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, जो बाद में पढ़ेंगे अपन। लेकिन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, और ये कांग्रेस की पहली भारतीय सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। विद्यार्थियों ये एनी बेसेंट का चेहरा है। 1893 के अंदर आपको ध्यान हो, मैं इस बोर्ड पे बता रहा हूं, ई कंटेंट के अंदर अब अच्छे अच्छे पिक्चर्स देख रहे हैं। इतना तो ऑफलाइन में भी ऑफलाइन में कभी कभी मोबाइल से दिखा देते थे, लेकिन पिक्चर नहीं देख पाते थे। आप यहां आराम से देख रहे हैं। 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की आप अध्यक्षा बनी, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। लेकिन विद्यार्थियों 1893 के अंदर जब एनी बेसेंट भारत आई तो ये मुख्यतः आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की कार्यकर्ता बनकर। लेकिन 1907 के अंदर, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में एनी बेसेंट ने बनाया। 1898 के अंदर बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी करी। बनारस के अंदर, बनारस वही काशी वाराणसी जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद है। आपको जानकारी हो, बनारस कह दो, वाराणसी कह दो, काशी कह दो, वहां पर वर्तमान के अंदर हम ज्यादातर वाराणसी के नाम से जिसको जानते हैं, इसी बनारस के अंदर 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी एनी बेसेंट ने की। यह अलग बात है कि यह कॉलेज बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 के आते आते कन्वर्ट हो गया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 के आते आते ये कन्वर्ट हो गया फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन बेसिकली 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किसने की थी? एनी बेसेंट ने की। एक चर्चा आपके सामने और यहां पर कर दूं। एनी बेसेंट को जब आप देखते हैं, ये एनी बेसेंट, ध्यान दीजिए, आपको जानकारी हो, ये एनी बेसेंट जिसको आप देख रहे हैं, ये एनी बेसेंट आपको जानकारी हो, जब मैं इस एनी बेसेंट की चर्चा करता हूं, 1907 के अंदर ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्षा बनी, जिसका कार्यालय कहां है? अडियार, मद्रास में। 1907 के अंदर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा भी बनी। 1907 के अंदर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा भी बनी, और 1917 के आते आते ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी अगर कोई बनी तो विद्यार्थियों वो कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। ये एनी बेसेंट जो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से रूढ़िवाद और विभिन्न प्रकार के आडंबरों को मिटाने का भी प्रयास जो है वो किया गया। ये एनी बेसेंट जो आगे जाकर भारत में होम रूल आंदोलन की प्रवर्तिका भी बनी। ये एनी बेसेंट जो आगे जाकर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी। ये एनी बेसेंट विद्यार्थियों जिसकी चर्चा हम आगे की कड़ी के अंदर करेंगे। लेकिन आपको जानकारी हो, ये एनी बेसेंट जिसका चेहरा अपने जहन के अंदर बिठाइएगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो भी हम लोग जो है और ज्यादा इस ज्ञान को शेयर कर पाएंगे। आपको जानकारी हो, मैं एनी बेसेंट के बाद में अगली कड़ी के अंदर जो चर्चा करने जा रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अगली कड़ी के अंदर जो मैं चर्चा जिस यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर एक छोटी सी बात करके और अपने आज के इस वीडियो को समाप्त करूंगा। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, इस यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, जिन्होंने बंगाल से
ये यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। वैसे अगर इनकी हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा वास्तव में ये घड़ी साज थे, घड़ियां सही करते थे, लेकिन बाद में कलकत्ता में हिस्ट्री के प्रोफेसर बने, और जब हिस्ट्री के प्रोफेसर बने तो इन्होंने जो अपने अंदर की आग थी, उस आग का प्रयोग, अपने अंदर की आग का प्रयोग इन्होंने रूढ़िवादी कुरीतियों को मिटाने के लिए किया। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो 1820 के दशक के अंदर जो राजा राम मोहन राय का कलकत्ता का हिंदू कॉलेज था, उस कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में आप घड़ी साज बनकर आए। अब आप कह रहा हूं तो आपकी पिक्चर भी मैं आपको जो है वो यहां पर दिखा देता हूं, आपकी पिक्चर भी जो है मैं आपको दिखा दूं। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, विद्यार्थियों ये बेसिकली एक घड़ी साज थे, लेकिन कहते हैं कि बाद में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर उस कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में बने। पढ़ाई जो इन्होंने पहले की थी वो काम आई, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर बने, घड़ी साज एक प्रोफेसर बन गया, और इनके विचार इन्होंने अपने शिष्यों तक फैलाए, और जब इनके विचार इनके शिष्यों तक फैलने लगे तो इनके विचारों की आग ने एक आंदोलन क्रिएट किया रूढ़िवादी कुरीतियों के विरोध में। जब ये कॉलेज में लेक्चर देते थे तो इनके शिष्यों ने आगे जाकर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन। 1820 के दशक के अंदर ये हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन चलाया गया था। विद्यार्थियों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ये कोरोना हमारी पढ़ाई को रोक नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।